लहरों से लड़ो, उत्तुंग शिखरों से जूझो। लहरों से लड़ो, उत्तुंग शिखरों से जूझो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, कब तक चलोगे किनारे किनारे। महान कवि की इन पंक्तियों के साथ मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कल तक, और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, मैं आप सबको शुभ संध्या निवेदित करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और शुभ संध्या आप सबों को। और कल तक जो अपने कक्षा में पढ़ा था, कल मैंने चर्चा की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान के नियम की, और उस पर आधारित जितने भी वाक्य थे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, उन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवादित करने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स की सहायता पड़ती है, उन स्ट्रक्चर्स की चर्चा कल हुई थी। और मुझे लगा कि इसके बाद कुछ न कुछ उदाहरण, और उदाहरण के बाद कुछ अनुवाद, ट्रांसलेशंस जो बिल्कुल समसामयिक हैं, करेंट अफेयर्स के तहत ही हैं। मैं उन करंट इशूज़ को यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ छोटे छोटे वाक्यों के रूप में, और उनका अंग्रेजी अनुवाद मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह वो बनाए गए हैं, किस तरह उन्हें अंग्रेजी में रूपांतरित किए गए हैं उन वाक्यों को। पहला वाक्य मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है कि विराट कोहली प्रत्येक मैच में छक्का लगाते हैं। विराट कोहली प्रत्येक मैच में छक्का लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का है या अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो आप इस वाक्य को पढ़कर यह पता लगा पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है। विराट कोहली प्रत्येक मैच में छक्के लगाते हैं, छक्का लगाते हैं। अब इस वाक्य में यह पहचानने के बाद कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको यह पता लगाना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है करता? विराट कोहली। और क्रिया कौन सा है? छक्का लगाना। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपने ढूंढ कर निकाला इसमें। अब क्या बचता है? आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? छक्का लगाने में ही ऑब्जेक्ट यहाँ शामिल है। यह क्रिया ऐसी है जिसमें कर्म शामिल है, जिसमें ऑब्जेक्ट शामिल है। लगाना, और क्या लगाना? छक्का लगाना। तो इस क्रिया के साथ ही यहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको अधिक कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। लगाना के लिए जो उचित शब्द होगा अंग्रेजी का, वह इस्तेमाल किया जाएगा, और छक्का के लिए जो शब्द होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा अनुवाद बनाने में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका अनुवाद बनाते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? विराट कोहली। उसके बाद V1 और V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो विराट कोहली के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो क्रिया क्या होगी? अपने पांचवें रूप में होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? हिट के स्थान पर हिट्स जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? हिट्स। क्यों? क्योंकि वर्ब का पांचवा रूप क्या कहता है? जब हम वर्ब के पांचवें रूप को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है? हम क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एस तब लगाते हैं जबकि भावेल से समापन हो रहा है, सॉरी भावेल नहीं बल्कि किसी कॉन्सोनेंट समापन हो रहा हो। किसका? मुख्य क्रिया का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हिट जो वर्ब है, हिट वर्ब का जो समापन हो रहा है वह टी से हो रहा है, और टी क्या है? अपने आप में कॉन्सोनेंट है। तो क्या होगा? V5 बनाने के लिए एस का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो विराट कोहली हिट्स सिक्सेस। क्या हिट करते हैं? सिक्सेस, छक्के इन एवरी मैच। यहाँ पर सिक्सेस के बाद यह ऑब्जेक्ट है सिक्सेस, और उसके बाद ये अदर वर्ड्स है इन एवरी मैच, प्रत्येक मैच में। तो विराट कोहली प्रत्येक में छक्के
लगाते हैं। दूसरा वाक्य है दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां हिंदी फिल्मों में काम नहीं करती हैं। अब देखिए यह वाक्य निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव आ रहा है, नहीं का भाव आ रहा है, तो यह निगेटिव सेंटेंस है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां हिंदी फिल्मों में काम नहीं करती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, केवल V1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट क्या है? दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां, साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस, मैंने डू लगाया हुआ है, डज नहीं, डू लगाया है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वह क्या है? वह पुल्लर नंबर में है, थर्ड पर्सन पुल्लर नंबर। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। डू नॉट वर्क, काम करती है इन हिंदी फिल्म्स। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस, ये सब्जेक्ट है पूरा, यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। और यह क्या हुआ? यह डू या डज में से डू लगा हुआ है यहाँ पर। नोट किसके अनुसार? इस के अनुसार हमारी संरचना यह कहती है कि डू या डज प्लस नोट लगाना पड़ेगा। नोट क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। और उसके बाद वर्क V1, ये V1 है, और उसके बाद ये अदर वर्ड्स, ये क्या है? अदर वर्ड्स इन हिंदी फिल्म्स। तो दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां हिंदी फिल्मों में काम नहीं करती। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस डू नॉट वर्क इन हिंदी फिल्म्स। तीसरा जो वाक्य है हमारा वह है, क्या नरेंद्र मोदी विदेश प्रत्येक महीने नहीं जाते हैं? तो आपको यह वाक्य देखकर लग रहा है कि यह वाक्य क्या है? प्रश्नबोधक वाक्य है। ऐसा वाक्य है जो प्रश्न का बोध करवा रहा है। तो यह इसका मतलब है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अंग्रेजी में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम अनुवाद करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत, तो क्या होता है उसका स्ट्रक्चर? उसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। क्योंकि यह इंट्रोगेटिव ही नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या होगा स्ट्रक्चर? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या लगाया हमने? डज लगाया, क्योंकि आगे जो आने वाला सब्जेक्ट है वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नरेंद्र मोदी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो डज नरेंद्र मोदी, यहाँ पर हमने मोदी नहीं लिखा है, छूटा हुआ है लिखने में, आपको यहाँ मोदी समझ लेना है या लिख देना है। डज नरेंद्र मोदी नॉट गो अब्रॉड एवरी मंथ। अब यहाँ पर डज सब्जेक्ट, नरेंद्र मोदी आपका वर्ब हो जाएगा। मोदी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर आप मान लें कि मोदी लिखा हुआ है, जगह के अभाव में लिखा नहीं गया है। डज नरेंद्र मोदी नॉट गो अब्रॉड। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, वो क्या है? V1 है, वर्ब का पहला रूप है अब्रॉड, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। ये एवरी मंथ जो है वह क्या है? वह अदर वर्ड्स में है। चौथा है, क्या आप कोरोना के खिलाफ रोज लड़ते हैं? अब यह वाक्य क्या है? यह वाक्य पूरी तरह इंट्रोगेटिव है, प्रश्नबोधक वाक्य है। और इसका विशेषण क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें डू लगाया गया है क्योंकि डू सब्जेक्ट यू है, तो इसमें डू लगा हुआ है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फाइट। अब देखिए, अब इसमें कर्म कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है कर्म तो कोई चिंता की बात नहीं है, कर्म नहीं डालना है, उसमें ऑब्जेक्ट डालना ही नहीं है। डू यू फाइट अगेंस्ट कोरोना, सीधा वर्ब के बाद जो अदर वर्ड्स है वो हम लिख रहे हैं कि क्या आप कोरोना के खिलाफ रोज लड़ते हैं? तो डू यू फाइट अगेंस्ट कोरोना, के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ, और रोज का एवरी डे या डेली। डू यू फाइट अगेंस्ट कोरोना एवरी डे, क्या आप कोरोना के खिलाफ रोज लड़ते हैं, प्रत्येक दिन लड़ते हैं? क्या हुआ अनुवाद? डू यू फाइट अगेंस्ट कोरोना एवरी डे। पांचवा वाक्य है, कुछ महिलाएं रोज आपस में लड़ाई करती हैं। कुछ महिलाएं। अब यह वाक्य कौन सा है? यह वाक्य है अफर्मेटिव। ठीक, यह वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है कुछ महिलाएं, तो सम वीमेन।
सम वीमेन, वर्ब कौन सा है, लड़ाई करना, तो क्वेरल, लड़ाई करना का क्वेरल। अब कुछ महिलाएं लड़ाई करती हैं। अब देखिए इसमें चूंकि यह वर्ब जो है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, लड़ाई करना, इसलिए इसमें कोई कर्म लगने वाला है नहीं और कर्म वाक्य में प्रयुक्त है भी नहीं कहीं पर। तो सम वुमेन क्वेरल जहां तक लिख दिया हमने, कुछ महिलाएं लड़ती हैं विथ वन अनदर, आपस में, विथ वन अनदर आपस में, और रोज का डेली। तो सम वुमेन क्वेरल विथ वन अनदर डेली, कुछ महिलाएं रोज आपस में लड़ाई करती हैं। अब छठा वाक्य है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। यह वाक्य कौन सा है, यह वाक्य नेगेटिव है, यह सिंपल प्रेजेंट के तहत नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में टू रीड है, पढ़ना, यह ऑब्जेक्ट हो गया इसका। यह एक ऐसा इन्फिनिटिव है जो काम कर रहा है किसी भी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इन्फिनिटिव तो यह बात स्पष्ट करूंगा कि यह किस तरह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि तो इसमें टू पार्टिकल लगा हुआ है और वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है। यह इन्फिनिटिव है और यह सिंपल इन्फिनिटिव है, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव कभी कभी क्या करता है, वाक्य के क्रिया कर्म के रूप में आता है। तो वाक्य में जो क्रिया है उसके कर्म के रूप में यहां पर आया हुआ है टू रीड इन्फिनिटिव। तो चिल्ड्रेन डू नॉट वांट टू रीड, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चे क्या नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो चाहना वर्ब की का जो ऑब्जेक्ट हुआ वह क्या हो गया, ये टू रीड इन्फिनिटिव। तो चिल्ड्रेन डू नॉट वांट टू रीड, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद आजकल छात्र मोबाइल पर अपना समय ज्यादा बिताते हैं। नंबर 7 ये वाक्य है कि आजकल छात्र मोबाइल पर अपना समय ज्यादा बिताते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए, यह वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट छात्र है, स्टूडेंट। अब आजकल पहले लगा हुआ है, आप आजकल, आज या कल, इन ऐसे शब्दों को आप वाक्य के अंत में प्रयुक्त करते हैं। कब, जब आप इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं तब। तो आप अंत में भी कर सकते हैं और शुरू में भी कर सकते हैं, आप इसके लिए मुक्त हैं कि आप इन से शब्दों का, जैसे आज, कल या आजकल, इन दिनों, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप वाक्य के शुरुआत में भी कर सकते हैं और वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने इसलिए इस वाक्य का अनुवाद शुरू किया है दीज डेज से, इन दिनों या आजकल। इसके बदले आप नाउ ए डेज भी लिख सकते हैं। दीज डेज स्टूडेंट्स स्पेंड मच टाइम ऑन सेल फोन। स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट है वाक्य का। स्पेंड ये क्या है, V1 है, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद क्या बिताते हैं, तो मच टाइम, ज्यादा समय, अपना ज्यादा समय। और उसके बाद अदर वर्ड्स है ऑन सेल फोन, किस पर, मोबाइल फोन पर। मोबाइल फोन को हम सेल फोन भी कहते हैं। तो ये वाक्य अंतिम था जो अफर्मेटिव था और उसका अनुवाद क्या बना, दीज डेज स्टूडेंट्स स्पेंड मच टाइम ऑन सेल फोन। यह अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो आपने इसके तहत सिंपल प्रेजेंट पर आधारित सारे तरह के वाक्यों को पढ़ लिया, जिसमें आपने देखा पहला जो था वह अफर्मेटिव सेंटेंस था, दूसरा जो था वह नेगेटिव सेंटेंस था, तीसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था, चौथा केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, पांचवा जो था वह अफर्मेटिव सेंटेंस था, छठा जो था वह नेगेटिव सेंटेंस था और सातवां अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो हमने अपने इस 7 वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट के सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे वाक्यों को शामिल किया है और सबका मैंने आपको बताया अनुवाद, सबका हमने यहाँ पर रूपांतरण किया अंग्रेजी में एक एक करके। और मुझे लगता है कि अब कोई भी चीज़ बची नहीं होगी, जितनी भी बारीक चीज़ें थी उन सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर वर्णन किया, यहाँ की चर्चा की मैंने। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा
कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सारी बातें पूरी बारीकी से समझ में आए। ये मेरा निवेदन है, इसलिए पूरे वीडियो को बारीकी से देखें, समझें और कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।